सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की करते हैं, जो कि मालदीव में हानी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे का वर्चुअल उद्घाटन उन्होंने किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मुलाकात की। वो 5 दिन की भारत यात्रा पर इस वक्त हैं। मोइजू के साथ में मालदीव की प्रथम महिला और उनकी पत्नी साजिदा मोहम्मद भी भारत आई हैं। मोइजू प्रधानमंत्री मोदी से मिलने अपने पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आए हैं। इससे पहले वो जून में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। आज हमने आपसी सहयोग को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप विजन अपनाया है। मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्तासीन हुए आज 23 साल पूरे हो गए। पहले 13 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 10 साल से ज्यादा वक्त से लगातार प्रधानमंत्री का ओहदा भी वो संभालते हुए नजर आए। मोदी ने 23 साल पहले 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के 4वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सत्ता संभाली थी। मोदी गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने पर 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 4वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री के पद पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्र के शुभ अवसर पर आवती कलाए नाम के गरबा गीत का म्यूजिक वीडियो साझा किया। उन्होंने लिखा कि नवरात्रि का शुभ समय है और लोग मां दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति में एकजुट होकर अलग अलग तरीके से जश्न मना रहे हैं। श्रद्धा और आनंद की इस भावना में मैं उनकी शक्ति और अनुग्रह के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में एक गरबा लिखा था मैंने। उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। इस पोस्ट के कुछ ही घंटों में इस गरबा गीत को 5 लाख से ज्यादा बार देखा गया। दिल्ली में नक्सल मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की है और इस बैठक में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। शाह ने कहा कि नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी तारीफ की। गृह मंत्री शाह ने कहा कि जब वो छत्तीसगढ़ दौरे पर थे तो छत्तीसगढ़ और उससे सटे हुए 6 जिलों को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी। इस दौरान नक्सल मोर्चे पर हमने रणनीति बनाई। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और आगे उन्होंने युवाओं से अपील की कि चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सभी जगह 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीट में मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं, 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया है। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि किसी भी जाति, मत, मजहब और संप्रदाय से जुड़े हुए देवी देवता, साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जाएगी। साथ ही विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महापुरुषों के लिए हर नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और जबरन किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दिलवाई जाएगी।
उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि उपचुनाव को लेकर के बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। आज भी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। सरकार और पार्टी के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। बैठक में उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं हुई। साथ ही सदस्यता अभियान पर चर्चा करते हुए जोर देने के लिए कहा गया। दिल्ली में हुए कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को लेकर तंज कसा और संयुक्त राष्ट्र को पुरानी कंपनी जैसा बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि ये पूरी तरह से बाजार के साथ तालमेल नहीं बिठा रहा बल्कि जगह पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय दुनिया में दो बहुत गंभीर संघर्ष चल रहे हैं। ग्लोबली देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अलग है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र काफी समय से पीछे हो चुका है। जब दुनिया में स्टार्टअप और नवाचार होते हैं तो अपने तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की सड़कें जल्द ही ठीक होंगी। मैंने सड़कों की मरम्मत के लिए सीएम आतिशी को लेटर लिखा है। मुझे खुशी है कि हमारे विधायकों और नेताओं ने शहर की सभी सड़कों का निरीक्षण किया। सीएम आतिशी ने कहा कि हमें केजरीवाल का लेटर मिला और इसके फौरन बाद पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। अभी 89 में से 74 सड़कों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो का आयोजन किया गया। मरीना बीच पर आयोजित एयर शो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एयर शो खत्म होने के बाद वहां पर भगदड़ भी मच गई, जिसमें 5 लोगों ने बीते रोज जान गंवा दी। 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया। दरअसल बड़ी संख्या में लोग इस एयर शो को देखने के लिए पहुंचे थे और जो आंकड़ा सामने आया वो 15 लाख का बताया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में कई सारे ऐसे लोग जो कि अलग अलग हिस्सों से रेलवे के जरिए पहुंचे थे और इसी दौरान वहां पर भगदड़ मच गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अन्ना मलाई ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, स्तब्ध हूं कि चेन्नई मरीना बीच पर आयोजित आईएएफ एयर शो कार्यक्रम के दौरान भीड़ के कारण 5 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इसका एकमात्र कारण है कि डीएमके सरकार ने आईएएफ एयर शो देखने आए लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त परिवहन व्यवस्था नहीं किए और इसके बिना ही जनता की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। उन्होंने ये भी कहा कि इस त्रासदी को दुर्घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता है और ये मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के प्रशासन की पूर्ण विफलता को दर्शाता है। वहीं अमेठी हत्याकांड मामले को लेकर योगी सरकार सख्त है। इस घटना के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी से मुलाकात की, मदद की गुहार लगाई। इसी कड़ी में अब पीड़ित परिवार को 5 बीघा जमीन, कुल 38 लाख का चेक समेत अन्य आर्थिक मदद दी गई है। मौके पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान, विधायक मनोज पांडे, डीएम हर्षिता माथुर मौजूद रही। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि योगी सरकार हर तरह से पीड़ित परिवार के साथ है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सभी को इंतजार नतीजों का है और दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स कल आने वाले हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज वोटों की काउंटिंग की जाएगी। ये चुनाव जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार हो रहे हैं और ऐसे में इसका विशेष महत्व है। जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 चरणों में हुए और 1 अक्टूबर को आखिरी चरण की वोटिंग हुई थी, तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। नवरात्रों के दौरान मां भगवती के दरबार में दर्शन करने से हर मनोकामना पूरी होती है। शारदीय नवरात्रों के दौरान हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि पहले 4 नवरात्रों के दौरान अब तक 1,65,000 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी भवन पर माता रानी के दर्शन कर मां का आशीर्वाद लिया। अनुमान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इस बार नवरात्रों के दौरान करीब 4 लाख श्रद्धालु वैष्णो देवी दरबार में पहुंचेंगे। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो पहले नवरात्र पर 44,800, दूसरे नवरात्र पर 37,700 श्रद्धालु दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाते हुए नजर आए। देश में इस वक्त त्योहार का माहौल चल रहा है तो वहीं दिल्ली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया। त्योहार पर आतंकी हमला हो सकता है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने अपने मकसद में कामयाब होने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगह पर मूवमेंट शुरू कर दी है। इसके साथ ही दिल्ली में खुफिया एजेंसियों को भी आतंकी हमले को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी अपनी साजिश को आतंकवादियों के निशाने पर पब्लिक मूवमेंट वाली हर एक जगह है और कुछ देशों के दूतावास भी शामिल हैं। सभी की निगरानी बढ़ाने के लिए अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि किसी भी तरह की संदिग्ध शख्स या फिर सामान को देखे तो इसकी जानकारी फौरन पुलिस को दें।
वहीं दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके मुताबिक पुरानी ककरौला सड़क मरम्मत कार्य के कारण 6 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बंद रहेगी। इससे दक्षिण पश्चिम दिल्ली के एक हिस्से पर यातायात प्रभावित रहेगा। मरम्मत कार्य के चलते तुरा मंडी चौक, श्याम विहार चौक, नजफगढ़ नाले के हिस्सों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया कि मरम्मत के चलते सड़क के एक हिस्से या पूरे हिस्से के आधार पर यातायात प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। पूर्णिया पुलिस ने बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पूर्णिया में पुलिस मुठभेड़ में 3 लाख का इनामी डाकू बाबर मारा गया। बताया जा रहा है कि आधी रात को एसटीएफ और जिला पुलिस की तरफ से ज्वाइंट कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक जिले के अमौर थाना के करीब 2 किलोमीटर दूर एसटीएफ और पूर्णिया की टीम के साथ मुठभेड़ में इनामी बदमाश बाबर को मार दिया गया। दरअसल पूर्णिया पुलिस और एसटीएफ को ये जानकारी मिली थी कि 3 लाख का इनामी बदमाश बाबर अमौर थाना के पास देखा गया। इसके बाद टीम का गठन कर घेराबंदी की गई और पुलिस ने बाबर को मार दिया है। गुजरात के बनासकांठा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। त्रिशूलिया घाट अंबाजी के पास श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलट गई। 4 लोगों की मौत हो गई, 25 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। सभी श्रद्धालु नवरात्र के मौके पर प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में दर्शन करके लौट रहे थे और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया। लैंड फॉर जॉब्स के मामले में आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके के साथ जमानत दे दी और इसी बीच कोर्ट ने सभी आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत मिलने के बाद कहा है कि ये मामला राजनीतिक है, केस में कोई दम नहीं है, ये हमारे खिलाफ साजिश है। कोर्ट पर भरोसा है, उसने हमें जमानत दी है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं रायबरेली में रविवार रात लोको पायलट के सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर पड़े बालू के ढेर को देखकर लोको पायलट ने पैसेंजर ट्रेन रोक दी। बताया जाता है कि सड़क निर्माण के लिए ले जाया जा रहा बालू लदा ट्रक, जिससे बालू गिरने से रेलवे ट्रैक पूरी तरह से ढक गया था। पूरा मामला रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन के पास का है। यहां से रायबरेली रघुराज सिंह पैसेंजर ट्रेन गुजर रही थी। पिछले कुछ दिनों से ट्रेनों को पलटाने की कोशिश की खबरें आ रही हैं। इससे पहले कानपुर में भी इस तरह की प्लान की गई थी, जहां ट्रैक पर सिलेंडर मिला था। जांच जारी। पाकिस्तान के कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास देर रात बड़ा धमाका हुआ। धमाके में 2 चीनी नागरिकों समेत 3 की मौत की खबर है। 17 लोग घायल हैं। वीडियो में एयरपोर्ट के पास धुएं का गुबार दिखता है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस बम धमाके की जांच में जुटी है। हमले को लेकर पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने कहा है कि कराची के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक विस्फोट में 2 चीनी नागरिक मारे गए। पंजाब के लुधियाना में अचानक तूफान आने से एक हादसा हो गया। दरअसल नवरात्र का पूजा पंडाल भरभरा कर गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 15 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायल लोगों के इलाज के लिए उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। 7 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस के अनुसार आयोजकों ने जागरण के आयोजन करने के लिए सुरक्षा पहलुओं को ध्यान नहीं रखा। मृतक और घायलों के परिजनों ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान बारिश बाधा बन सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर राज्य में शनिवार से ही दिख रहा है। 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा 10 अक्टूबर को 8 जिलों में बारिश हो सकती है। 11 अक्टूबर को कई हिस्से में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 12 अक्टूबर से मौसम साफ हो सकता है। 15 से मानसून की विदाई संभव है। कानपुर में ऑक्सीजन थेरेपी से 64 साल के बुजुर्ग को 25 का युवा दिखाने के फ्रॉड केस में बड़ी बात सामने आई। दावा किया जा रहा है कि बंटी बबली सबसे कहते थे कि इसी मशीन से पीएम भी ऑक्सीजन थेरेपी लेते थे। कानपुर के लोगों को ठगने वाले दंपत्ति राजीव दुबे और रश्मि दुबे को लेकर खुलासा हुआ। बंटी बबली डांस एकेडमी भी चलाते थे और नेटवर्क मार्केटिंग के टाइकून बन गए। पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के घर आज सुबह ईडी की छापेमारी हुई है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी दी। बता दें, संजीव अरोड़ा पंजाब में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। कार्रवाई को लेकर के मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट भी किया है।